नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन करते हैं शुरुआत। राहुल गांधी के सिखों को लेकर बयान पर सियासत तेज हो गई है, जहां राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से इंडिया वॉइस संवाददाता नितिन चौधरी ने खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहा गया। नेता राहुल गांधी विदेश यात्रा पे, जहां उन्होंने सिख धर्म को लेकर एक बयान दिया है, तो उसको लेकर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी। नरेश, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी ने बयान दिया है सिख धर्म को लेकर, तो उसको लेकर क्या कहते हैं? राहुल गांधी का बयान पूरी तरह देश विरोधी है, समाज को बांटने वाला है। सिख धर्म के साथ पूरी तरह सम्मानजनक व्यवहार, क्योंकि सिख धर्म हमारा धर्म है। भारत के सनातन की रक्षा के लिए 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म की स्थापना की और 10 के 10 गुरुओं ने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया। विश्व के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि एक परिवार ने अपनी 3-3 पीढ़ियों को देश और धर्म के लिए बलिदान किया हो। गुरु तेग बहादुर जी का उदाहरण है। तो हमारे लिए गर्व है सिख समाज। सिख समाज को हम गर्व से देखते हैं, सम्मान पूर्वक देखते हैं। पूरे देश में एक उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा जहां पगड़ी और कड़े को लेकर के कोई बात होती हो। तो इस प्रकार के अनाप शनाप बात करना, और किस मुंह से राहुल गांधी ये बोलते हैं। 84 के दंगों में उनके पिताश्री ने कहा था कि कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और 6000 सिखों का कत्लेआम हुआ। ऐसा नरसंहार सिखों का कभी नहीं हुआ। सिखों ने लड़कर के अपना बलिदान दिया देश धर्म की रक्षा के लिए, पर सत्ता ने इस प्रकार का बलिदान, उनका नरसंहार नहीं किया कभी, जो कांग्रेस ने किया। इसलिए राहुल गांधी अपने पापों को, अपने परिवार के पापों को छुपाने का प्रयास न करे और समाज को बांटने की कोशिश न करे। इस प्रकार के बयान के बारे में मैं संसद की एथिक्स कमेटी से निवेदन करूंगा कि वो सोमोटो संज्ञान ले और उनकी सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई हो। सर, जिस तरीके से पन्नू ने भी उनकी जो है समर्थन किया है इस बयान को लेकर, तो पन्नू का समर्थन करना ही ये बताता है कि श्री राहुल गांधी के तार कहां जुड़े हैं। इसलिए एथिक्स कमेटी को संज्ञान लेकर इन पर देशद्रोह की कार्रवाई करनी चाहिए। सर, उधर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में लगातार जो है करण मारा रैली यात्रा निकाल रहे हैं। रैली यात्रा निकालते रहते हैं, सभी राजनीतिक दल निकालते हैं, प्रजातांत्रिक अधिकार है, निकालें, जाएं जनता के बीच में, उसे कौन मना करता है। सर, केदारनाथ चुनाव को लेकर, केदारनाथ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी निश्चित रूप से। कांग्रेस तो ये कह रही हम लोग जीतेंगे। कांग्रेस भी जब तक हारेगी नहीं, उस चुनाव को परिणाम नहीं आएगा, तो तब तक तो यही कहेगी ना। सर, गणेश जोशी को लेकर, गणेश जोशी के ऊपर जो कार्रवाई होगी वो तो कैबिनेट का काम है, मेरा काम नहीं है। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी। वही खबर देहरादून से है, जहां उपनल के माध्यम से कई विभागों में तैनात लगभग 23,000 उपनल कार्मिकों के हित को ध्यान में रखते हुए पंजाब नेशनल बैंक और उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के मध्य एक अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए। अब किसी भी उपनल कार्मिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 50 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री के कैंप कार्यालय में अनुबंध पर हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। का गठन पूर्व सैनिक व उनके आश्रितों को रोजगार देने के लिए हुआ। आज उपनल के माध्यम से 22,500 से अधिक लोग प्रदेश में व देश के विभिन्न भागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भगवान न करे किसी के साथ कोई दुर्घटना हो। मुझे याद है, एक बार मैंने मीटिंग ली और मैंने पूछा कि भाई कोई कर्मचारी की अगर दुर्घटना होती है तो कितना पैसा मिलता है? तो मुझे बताया कि 15,000 मिलता है। तो मैंने उसको बढ़ाकर 1 लाख किया। और आज हमारे एमडी जी के प्रयासों से और दुबे जी के विशेष सहयोग से हमने ये सुनिश्चित किया है कि देखिए, किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन इस कष्ट के समय में अगर कुछ राहत राशि उसको मिलती है तो एक बहुत बड़ा सहारा होता है। उसको लगता है कि
डिपार्टमेंट सरकार उसके साथ खड़ी है। इससे अभियुक्त होने के बाद 50 लाख का जो इंश्योरेंस हुआ है उस दुर्घटना में उस व्यक्ति के परिवार परिजनों को उसको मिलेगा। वहीं हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज मौन रहकर पदयात्रा करेंगे पूर्व सीएम हरीश रावत। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर निकालेंगे पदयात्रा। हरिद्वार में हुई करोड़ की डकैती को लेकर करेंगे यात्रा। चंद्राचार्य चौक से लेकर परशुराम चौक तक ये यात्रा निकाली जाएगी। बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। तो लगातार कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में आज मौन रहकर पदयात्रा करते हुए नजर आएंगे हरीश रावत। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर ये पदयात्रा निकाली जा रही है। हरिद्वार में हाल ही में करोड़ों की डकैती हुई थी, जिसको लेकर ये यात्रा आज निकाली जाएगी। चंद्राचार्य चौक से लेकर परशुराम चौक तक ये यात्रा की जाएगी। बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता इस यात्रा में शामिल भी होंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास चौहान हरिद्वार से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। विकास, एक बड़ा कदम है अपराधों को रोकने के लिए हरीश रावत का। पदयात्रा कहां से शुरू होगी, कहां तक जाएगी और क्या कुछ खास रहने वाला है इस पदयात्रा में? देखिए श्रुति, जिस तरह से हरीश रावत पहले यहाँ पर मौन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक पदयात्रा के द्वारा यहाँ पर निकाली जानी है। हरिद्वार के जो चंद्राचार्य चौक है वहां से ये पदयात्रा शुरू होगी और परशुराम चौक तक ये यात्रा रहेगी, जिसमें कि तमाम जो हरिद्वार के जो कांग्रेसी बड़े नेता हैं वो यहाँ से शामिल रहेंगे। हालांकि जिस तरह से हरीश रावत का कहना है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था है और अभी हाल ही में जिस तरह से हरिद्वार में करीबन 5 करोड़ की जो डकैती हुई है उसको लेकर उनका जो ये पदयात्रा है अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ है, जिसके कारण उनको ये पदयात्रा निकालनी यहाँ पर पड़ रही है। बिल्कुल, और इस पदयात्रा का असर क्या कुछ होगा? एक तरीके से देखा जाए विकास, तो कानून व्यवस्था को लेकर साफ तौर पर विफलता के तौर पर से देखा जा रहा है। किस तरीके से विफल है राज्य सरकार कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में। ऐसे में विपक्ष लगातार चुनाव भी होने वाले, ऐसे में विपक्ष अपराधों को लेकर घेरता हुआ नजर आ रहा है राज्य सरकार को। जी श्रुति, बिल्कुल जिस तरह से नगर निगम के चुनाव के लिए लगातार अगर हम बात करें हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को लगातार अल्टीमेटम मिल रहे हैं, वही सरकार भी कह रही है कि जल्द ही वो चुनाव कराएगी। तो कह सकते हैं कि जो सभी राजनीतिक पार्टियां वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक के तौर पर अपनी तैयारियां यहाँ पर कर रही है, जिसको लेकर अब बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के हाथ यहाँ पर लगा है। क्योंकि जिस तरह से एक दिन सोमवती अमावस्या से एक दिन पहले 5 करोड़ की डकैती हरिद्वार में हुई, बिल्कुल चौराहे पर जहाँ पर करीबन 200 मीटर की दायरे पर ही जो पुलिस यहाँ पर भी है, उसके बावजूद इस तरह की घटना यहाँ पर होती है और कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक इसका खुलासा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसको यहाँ पर एक मुद्दा जरूर मिला है कानून व्यवस्था को लेकर। तो कह सकते हैं कि आज जिस तरह से हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं वो पहले मौन रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर पदयात्रा निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर बिल्कुल विकास, पूर्व सीएम हरीश रावत का ये पदयात्रा है, ऐसे में लोगों के बीच क्या कुछ उत्साह है? कौन कौन से कार्यकर्ता नेता इस पदयात्रा में शामिल होते हुए नजर आएंगे? देखिए, तमाम बड़े नेता जो हरिद्वार के हैं वो यहाँ पर शामिल रहेंगे, चाहे वो जिला अध्यक्ष रहे हैं, चाहे पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व जो राज्य मंत्री हैं पालीवाल वो यहाँ पर रहेंगे। साथ ही साथ जो उनके पुत्र अभी हाल ही में जिस तरह से चुनाव लड़े थे वो भी यहाँ पर शामिल रहेंगे। तो कह सकते हैं कि तमाम बड़े नेता जो हरिद्वार स्तर के हैं वो तो मौजूद रहेंगे और यशपाल आर्य की भी रहने की उम्मीद यहाँ पर पहले जिस तरह से प्रोटोकॉल है आया था, लेकिन बारिश के कारण अभी जो कार्यक्रम है उसमें थोड़ा विलम्ब यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है जरूर। जी बिल्कुल, लगातार इस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है देहरादून में, उत्तराखंड में। ऐसे में विपक्ष भी अपराधों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में आज पदयात्रा है हरीश रावत का, बहुत अहम रहने वाला ये पदयात्रा। बहुत शुक्रिया विकास आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आप निगाह बनाए रखिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फोन लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा आज से शुरू। सोनप्रयाग से आज होगा पदयात्रा का आगाज। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अगुवाई में पदयात्रा। पार्टी के कई दिग्गज नेता पदयात्रा में होंगे शामिल। कांग्रेस उपचुनाव की तैयारी को परखने का करेगी काम। पदयात्रा को लेकर बीजेपी का जुबानी हमला। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जुबानी हमला बोला है। बाबा के नाम पर कांग्रेस कर रही राजनीति। तो केदारनाथ में जल्दी उपचुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा आज से शुरू होने जा रही है। सोनप्रयाग से इसका आगाज होगा। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अगुवाई में पदयात्रा का आगाज होने वाला है। पार्टी के कई दिग्गज और वरिष्ठ नेता इस पदयात्रा में शामिल होते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस उपचुनाव की तैयारी को परखने को लेकर भी तैयार नजर आ रही है और इस पदयात्रा के दौरान उपचुनाव की तैयारी को परखने का काम भी करती हुई नजर आएगी। पदयात्रा को लेकर बीजेपी का जुबानी हमला भी सामने आया है। तो कांग्रेस की इस पदयात्रा को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जुबानी हमला बोला है। मनवीर चौहान ने कहा कि बाबा के नाम पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। बद्रीनाथ में जिस तरीके से जीत मिली है कांग्रेस को उपचुनाव में, उसके बाद से लगातार कांग्रेस बेहद सक्रिय नजर आ रही है और ऐसे में अब एक आत्मविश्वास के साथ केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा का आगाज आज से होगा। सोनप्रयाग से पदयात्रा का आगाज होने जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अगुवाई में पदयात्रा की शुरुआत होगी। पार्टी के कई दिग्गज नेता इस पदयात्रा में शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो इस पदयात्रा को उपचुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जल्द ही केदारनाथ में विधानसभा उपचुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस की ये पदयात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धनराज गर्ग देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। धनराज, केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा की शुरुआत आज से होने वाली है। इस पदयात्रा में क्या कुछ खास रहने वाला है और कौन कौन से दिग्गज नेता इस पदयात्रा में शामिल होते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली के अंदर केदारनाथ धाम के नाम से एक मंदिर बनाया जा रहा था, उसके विरोध में कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है और उसके साथ ही आप देखिएगा कि जल्दी केदारनाथ के अंदर उपचुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं उस उपचुनाव की जो पूरी तैयारी है उसको परखने के लिए कांग्रेस की तरफ से पदयात्रा निकाली जा रही है और आप देखिएगा कि जो पदयात्रा है वो आज शुरू होगी और सोनप्रयाग से पदयात्रा चलेगी और जो कि केदारनाथ पहुंचेगी। और क्योंकि केदारनाथ के अंदर जल्द ही जो है उपचुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि जो पूरी पदयात्रा है वो प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अगुवाई में की जा रही है और कई दिग्गज नेता इसे पदयात्रा में शामिल होने वाले हैं। क्योंकि माना जा रहा है कि यशपाल आर्य इसमें शामिल हो सकते हैं, इसके साथ ही हरीश सिंह रावत इसमें शामिल होंगे और करण माहरा भी इसमें शामिल होंगे, इसके साथ ही हरीश रावत भी इस पदयात्रा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन वही देखेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस सरकार को घेरने का काम कर रही है तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं पलटवार इसमें करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि तमाम जो बीजेपी के नेता है, विधायक है, उनकी तरफ से सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं रही है, इसलिए बाबा के नाम पर अब राजनीति करने पर कांग्रेस उतारू हो चुकी है। लेकिन देखिएगा कि जो सैकड़ों की तादाद में आज कांग्रेसी जो केदारनाथ पहुंच रहे हैं उससे कहीं ना कहीं साफ है कि जो आने वाला चुनाव है उसकी तैयारियों में कांग्रेस अभी से जुट चुकी है। बिल्कुल धनराज, कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या कुछ समझा जाए? सिर्फ उपचुनाव को साधने के लिए, उपचुनाव में वोट हासिल करने के लिए इस पदयात्रा की शुरुआत की गई है या फिर कोई और वजह? बिल्कुल सही। देखिए जो कांग्रेस की पदयात्रा की शुरुआत है वो कहीं ना कहीं दो मायनों में अहम मानी जा रही है। क्योंकि नंबर एक तो जो केदारनाथ धाम के नाम पर जो दिल्ली के अंदर मंदिर बनाया गया था, हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ भी कर दिया है कि अब कोई इस तरीके से
उत्तराखंड के 4 धामों के नाम पर कोई मंत्री नहीं बन पाएगा। लेकिन कांग्रेस अभी भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। और दूसरी ये है कि अभी हाल ही में केदारनाथ के अंदर जो है चुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर कह रहे सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। वहाँ की जो शक्ति परिवर्तन है वो दिखाने की कोशिश वहाँ पर कांग्रेस करना चाह रही है। और उसके साथ ही आप देखिएगा कि तमाम मुद्दों को लेकर कह रहे कांग्रेस जनता के बीच भी जा रही है और चुनाव में जीत हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि कांग्रेस क्या केदारनाथ के अंदर बाजी मार पाएगी या नहीं मार पाएगी। लेकिन अभी ये कहा जाए कि जो देखते हैं कांग्रेस का वो कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है कि उपचुनाव को लेकर ही ये जो रक्षा पद यात्रा निकाली जा रही है ये सिर्फ कहीं ना कहीं उपचुनाव की ओर इशारा करती है। बिल्कुल धनराज, इस पदयात्रा को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है और भाजपा का कहना है कि बाबा के नाम पर राजनीति की जा रही है कांग्रेस के द्वारा। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे धनराज। तो वहीं उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार के लिए प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारी बारिश के मद्देनजर देहरादून, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर के स्कूलों में छुट्टी भी दे दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया है कि देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 12 तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 12, 13, 14 तक देखेंगे कि जो है उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलती रहेगी। 12 तारीख को जो चेतावनी की बात करेंगे, 12 और 13 तारीख को वर्षण में वृद्धि है। तो 12 तारीख को जो उत्तराखंड के प्लेन्स हैं और उससे लगे हुए जनपद हैं, जैसे कि नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर हैं खास करके, या बागेश्वर जनपद है, और ऐसे गढ़वाल में जो पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार जनपद है, वहाँ जो है कुछ स्थानों पे भारी से लेके बहुत भारी वर्षा की संभावना है और कहीं कहीं वहाँ पे जो है अत्यंत भारी वर्षा भी मिल सकती है, जिसके लिए वहाँ पे रेड जो है वार्निंग इशू की गई है। जबकि जो अन्य पर्वतीय जनपद हैं जैसे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़ है, चमोली है, वहाँ पर जो है कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिल सकती है 12 और 13 तारीख को। तो 12-13 तारीख में ज़्यादा एक्टिविटी की संभावना है। उसके बाद फिर जो है 14 से दोबारा से जो है वर्षण में कमी है, लेकिन जो भारी बारिश है वो कुमाऊं क्षेत्र में, विशेषकर नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर या उधम सिंह नगर है, वहाँ पर कहीं कहीं तो हमारे साथ हमारे सहयोगी धनराज गर्ग लगातार बने हुए हैं। धनराज, मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, 11 जिलों में ये अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में क्या कुछ मौसम का मिजाज अभी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से देखा जाए उत्तराखंड के अंदर जो आफत की बारिश है वो लगातार बरसती हुई नजर आ रही है। इसके पिछले कई दिनों से लगातार उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में बारिश हो रही है और वही देखेगा कि अभी भी जो आफत है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से आज और कल के लिए 11 जिलों के अंदर अलर्ट जारी किया गया है और जिसमें से कुछ जिलों के अंदर रेड अलर्ट जारी किया गया है तो कुछ जिलों के अंदर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और यदि अभी मौसम के मिजाज की मैं यहाँ पर बात करूँ तो अभी भी राजधानी देहरादून के अंदर खमाखम बारिश लगातार बरसती हुई नजर आ रही है। तमाम क्षेत्रों में इसी तरीके से बारिश हो रही है। और वही यदि 4 धाम की बात करें या फिर पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो बर्फबारी भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है। और आप देखिएगा कि इससे कहीं ना कहीं जो सर्दी है वो अब बढ़ने लगी है, क्योंकि अचानक इस तरीके से सर्दी आना कहीं ना कहीं लोगों को अब ये डर भी सताने लगा है कि किस तरीके से वो सर्दी को झेलेंगे। लेकिन अभी देखिएगा कि जो बारिश आज भी कई जिलों के अंदर लगातार पड़ रही है, इससे कहीं ना कहीं लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल धनराज, अभी ही 4 धाम यात्रा फिर से सुचारू रूप से शुरू की गई थी, ऐसे में अब भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में यात्रियों को क्या कुछ असुविधा देखने को मिल रही है? बिल्कुल सभी देखिए जिससे कि 4 धाम यात्रा जोरों पर थी और अभी दोबारा से शुरू हुई थी
कि अचानक जो मौसम है उसने करवट बदली और उसमें कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा खलल जरूर डाला है। लेकिन हमें देखिएगा कि सुविधा जरूर यात्री को होती है, क्योंकि जब बारिश होती है तो पहाड़ी एक्सप्रेस को देखने को आता है कि भूस्खलन के मामले सामने आते हैं, मलबा सड़कों पर आने की संभावना बनी रहती है और मौसम विभाग की तरफ से भी समय समय पर चेतावनी जारी की जाती है और एडवाइजरी यात्रियों के लिए भी की जाती है। और यहाँ पर भी यात्रियों के लिए बिल्कुल धनराज, तो 11 जिलों में ये बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में सभी को सचेत रहने की अपील भी की गई है। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए धनराज, आप निगाह बनाए रखिए। वही खबर हल्द्वानी से है, जहां नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। हल्द्वानी के मुखानी और मुक्तेश्वर क्षेत्र स्थित घर में चस्पा नोटिस किया गया है। पुलिस ने ढोल नगाड़ों से मुनादी कर क्षेत्र के लोगों को जानकारी दी है। मुकेश बोरा पर विधवा महिला से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही मुकेश बोरा फरार बताए जा रहे हैं। तहसीलधारी थाना मुक्तेश्वर जिला नैनीताल जिसके विरुद्ध चल रहा है तथा गिरफ्तारी से बच रहा है, जिसके विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो नैनीताल द्वारा 84 भारतीय न्याय प्राप्त अधिनियम। वही खबर हरिद्वार से है, जहां ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में ज्वेलर्स की दुकान में दिन दहाड़े हुई लूट के बाद जिले भर में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान तेज कर दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को विशेष दिशा निर्देश भी दिए। पुलिस अब गली मोहल्लों में रहने वाले लोगों का सत्यापन अभियान चला रही है। इसके साथ ही सड़कों पर उतरकर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एएसपी जितेंद्र मेहरा ने बताया है कि भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। हम सभी संदिग्ध लोगों को चेक कर रहे हैं और अलग अलग तरह के चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हमारे चीफा ऑफिसर वाले जाते हैं, थानेदार जाते हैं, फिर हम भी क्रॉस चेक करने जाते हैं, ज्वेलरी शॉप पे भी जाते हैं। इसके अलावा रात्रि गश्त कर रहे हैं, मॉर्निंग गश्त कर रहे हैं, जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं उनको भी जागरूक किया जाता है। तो पुलिस की प्रेजेंस को दिखाया जा रहा है और पहले भी होती थी, अभी थोड़ी और ज्यादा हो रही है ताकि लोगों को विश्वास रहे। और हमारे एसएचओ, बीट कांस्टेबल्स और हम खुद जाते हैं, सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा है। तो ये काफी व्यापक लेवल पे चलाया जा रहा है, अलग अलग तरह के लोगों को सत्यापित किया जा रहा है। इसके अलावा हम काफी चालान कर रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट के भी, और जो शराब पी के आते हैं उन सबका बिना नंबर प्लेट, बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, अलग अलग तरीके के हम चालान कर रहे हैं। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं एक तरह से जागरूकता भी हम अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत लोगों को जागरूक किया जा सके और उनके साथ आपराधिक घटनाएं कम हो। और जो भी संदिग्ध होता है अलग अलग तरीके से उनको चिन्हित करके और उनको चेक किया जाए। बिल्कुल, अगर स्कूटर होंगे या फिर सीसीटीवी कैमरे होंगे तो ये सब क्राइम के रोकथाम और अनावरण अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं इसमें, तो इससे डेफिनेटली लाभ मिलेगा और मुझे पूरा यकीन है कि ये आने वाले। इसी के साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।